Hello everyone, welcome you all in the Phoenix classes. Today we are going to discuss about how to find out the product of any chemical equation. किसी भी केमिकल इक्वेशन में किस तरीके से हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दो रिएक्टेंट दिए हुए हैं, उससे हमको जो है प्रोडक्ट किस तरीके से बनना है, या फिर एक रिएक्टेंट दिया हुआ है, दो प्रोडक्ट कैसे बनाना है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो ओनली. सो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एकदम नॉर्मल चीज़ों से स्टार्ट करते हैं. क्या चीज़ है, देखिए पहली चीज़, कभी भी कोई भी अगर केमिकल इक्वेशन लिखना है आपको, तो पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि उस मेटल है, नॉन मेटल है, वॉट एवर, कोई भी एलिमेंट जो है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है वो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए. तो वो चार्ज या तो आप याद कर लीजिए, या तो चार्ज निकालना मैं भी सिखाऊंगा स्टेप वाइज, तो वैसे हम सीख लेंगे. पहला काम है क्या कि चार्ज आपको पता होना चाहिए. चार्ज पता होगा, फिर उसके बाद उसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसको सिंप्लीफाई करके हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि प्रोडक्ट किस तरीके से निकल पाएगा. ठीक है, सो पहले चार्ज फाइंड आउट करना वो सीख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे इसीलिए. ठीक है, या फिर आप याद करना चाहते हैं, देन इन द लास्ट ऑफ दैट वीडियो आई विल प्रोवाइड यू द लिस्ट फ्रॉम वेयर यू कैन लर्न द थिंग्स. ऑलरेडी अपने आप वहाँ से याद कर सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आती है बात, बट समझ में आएगी स्टेप वाइज. अगर समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा. अगर आपको चार्ज निकालना आता है देन यू कैन स्किप द वीडियो फॉर द 10 मिनट्स, देन आफ्टर हम आगे की बात करते दिखेंगे आपको. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. क्या है भाई हमारा, हाउ टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको हमको ध्यान में रखना है. सबसे पहली चीज़ क्या है भाई कि हम एटॉमिक नंबर से स्टार्ट करेंगे. पहले किससे स्टार्ट करेंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट वी विल डिस्कस, देन द नेम ऑफ द एलिमेंट वी विल डिस्कस. क्या देखेंगे हम, नेम ऑफ द एलिमेंट क्या है, फिर इसके बाद इसका सिंबल हम क्या इस्तेमाल करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, वो देखेंगे. सिंबल के बाद फिर हम क्या देखने वाले हैं, इसके बाद हम देखेंगे, सिंबल हमने देख लिया, सिंबल के बाद हम देखने वाले हैं क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे. क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करना है, नॉट एज पर द एसपीडीएफ बट डिस्ट्रीब्यूशन एज पर द सेल हम देखने वाले हैं कैसे होने वाला है. कॉन्फ़िगरेशन कर लिया हमने, फिर हम देखेंगे क्या इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन वी विल डिस्कस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम देखेंगे. वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद बात आती है किसकी भाई, वैलेंसी कितनी है इसकी, वैलेंसी देखेंगे. एंड वैलेंसी के बाद एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द चार्ज. तब हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि चार्ज क्या है. इसी बहाने हम सब कुछ सीख भी लेंगे कि क्या है वैलेंसी, क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, एवरीथिंग वी विल डिस्कस. देखिए पहली चीज़ आ गई कि किसी भी एटम, जैसे आपको एटॉमिक नंबर एटलीस्ट क्या है 20 तक याद कर लेना. इफ़ यू आर इन क्लास 10th यू शुड लर्न एटलीस्ट ऑफ 20. अगर आप 11th-12th के हैं तो 30 तक तो आपको याद होना ही चाहिए. आगे के भी कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा कि क्या है. चलिए शुरू करते हैं. पहली चीज़ आई क्या कि एटॉमिक नंबर जो है हम 10 तक पहले डिस्कस करते हैं, फिर बाकियों की बात करेंगे. एटॉमिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 की डिस्कशन हम पहले कर लेते हैं. फर्स्ट जो है एटॉमिक नंबर वो किसका होता है भाई, इट इज़ ऑफ हाइड्रोजन. किसका है भाई, हाइड्रोजन. ठीक है, सेकेंड जो हमारा एटॉमिक नंबर है ये किसका है भाई, हाइड्रोजन के बाद दूसरा जो आता है वो कौन सा है हमारा, हीलियम. हाइड्रोजन, हीलियम. फिर इसके बाद कौन आता है, इसके बाद नंबर आता है लिथियम का. किसका नंबर आता है, लिथियम. फिर क्या आता है हमारा, बेरिलियम. फिर क्या आता है हमारा, बोरॉन. देन आफ्टर कार्बन, देन आफ्टर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, then after fluorine, and then last 10th is what, neon. ठीक है, ये एलिमेंट्स के नाम आपको तो याद कर ही लेने हैं, बिल्कुल याद कर लीजिएगा. ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये हो गए हमारे एलिमेंट्स. एलिमेंट्स के बाद हम बात करते हैं इनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है. हमारे हाइड्रोजन के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं H, वहीं हीलियम के लिए हम यूज़ करते हैं He, लिथियम के लिए यूज़ करते हैं Li, वहीं बेरिलियम के लिए यूज़ करते हैं Be, बोरॉन के लिए कैपिटल B, कार्बन के लिए कैपिटल C, नाइट्रोजन के लिए कैपिटल N, ऑक्सीजन के लिए कैपिटल O, और फ्लोरीन के लिए कैपिटल F, और नियॉन के लिए कैपिटल N और स्मॉल e. अब यहाँ बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि सर ये कहीं कैपिटल कहीं स्मॉल क्यों हो रहा है, किसी में दो हम ले रहे हैं, किसी में एक ही सिंबल में हमने जो है अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल किया है. तो इसके पीछे भी रीज़न है. देखो हाइड्रोजन पहले आया, इसमें क्या है हमने H लेटर यूज़ कर लिया. हीलियम दूसरा आ रहा है, इसमें भी H लेटर ही है. तो क्या दोनों का H ही सिंबल देंगे, हम नहीं दे सकते हैं. हमको क्या है कुछ और भी चीज़ ऐड करनी पड़ेगी. तो हमने हाइड्रोजन के साथ साथ H के साथ साथ क्या यूज़ कर लिया, E भी यूज़ कर लिया. तो हमने हीलियम का हमने बना लिया. वैसे ही लिथियम में हमने क्या यूज़ किया, Li. तो ध्यान रखिएगा जो भी पहला लेटर अगर सिर्फ एक ही उसका अल्फ़ाबेट का सिंबल है तो सब कैपिटल ही दिखाई दे रहा है.
एक ही है जिसमें उसमें कैपिटल दिखाई दे रहा है, लेकिन जिसमें दो है उसमें क्या होगा, पहला कैपिटल होगा और दूसरा क्या होगा, स्मॉल होगा। पहला कैपिटल होगा, दूसरा स्मॉल होगा। क्या पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। बच्चे अक्सर कंफ्यूज कि NaOH अगर हम लिखते हैं तो N कैपिटल होता है, A स्मॉल होता है, फिर O और H भी कैपिटल होता है, तो क्यों स्मॉल आ गया A? तो A स्मॉल आने का रीजन है क्योंकि इसके बाद 11th जो हम पढ़ेंगे वो सोडियम होता है। सोडियम जो होता है वो Na सिंबल होता है उसका, क्योंकि हमने ऑलरेडी N ले लिया हुआ है किसका, नाइट्रोजन का। तो सोडियम का फिर से N तो ले नहीं सकते, हम क्या लेते हैं, Na लेते हैं। तो क्यों स्मॉल आता है, क्योंकि अगर दो अल्फाबेट से यूज़ किए गए हमारे सिंबल में अगर, तो इसके लिए पहला कैपिटल और दूसरा क्या होगा, स्मॉल होगा। सिंपल सी बात है, इंग्लिश में भी यूज़ करते हैं। अगर सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं तो वहाँ क्या करते हैं, हम कैपिटल लेते हैं फिर उसके बाद स्मॉल लेते हैं। तो हमारा पहला लेटर सब में क्या आएगा, कैपिटल आएगा। अगर दो यूज़ कर लिया तो हमने स्मॉल आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। अगर किसी भी जो हमारे पास एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर अगर 1 है, 2 है, 5 है, 6 है, वॉटएवर जो भी है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का एक तरीका है। क्या तरीका है, हम सबसे पहले किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं वो ध्यान रखने की जरूरत है। क्या इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम, देखिए कभी भी किसी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, पहले सेल में हम कितना भरते हैं, 2, अगले सेल में कितना भरते हैं हम, 8, फिर अगले सेल में ऑल्सो 8, देन आफ्टर 2। ठीक है, इतना हम 20 तक में इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को भरने वाले हैं। जब तक पिछली सेल भरेगी नहीं तब तक अगली सेल को हम नहीं भर सकते। ये मान लेते हैं दिस इज व्हाट द फर्स्ट सेल, ये फर्स्ट सेल है, ये हमारी सेकंड सेल है, ये हमारी थर्ड सेल है और ये हमारी फोर्थ सेल है। 4 सेल है हमारी। ठीक है, अभी हम देख लेंगे। जैसे हम देखें हमारे पास ये हो गया, ये हो गया, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, हम जानते हैं ना किसी एटम में। ये हो गई हमारी पहली सेल हो गई, पहली सेल के सेल बोलते हैं, आपने 9th में पढ़ा होगा। बेसिकली पहले सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ से हमको पता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी पॉसिबल। तो पहले सेल में अगर हमने सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन भरा है, इसका मतलब ये किसका स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन का। वहीं अगर हमने पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, नाउ इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हीलियम। अगर हमको लिथियम का स्ट्रक्चर बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, एक और सेल बनानी पड़ेगी। एक और सेल बनाएंगे, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। पहले में 2 ही आ सकते थे ना, तो 2 हमने भर लिया, तो हमको दूसरा सेल बनाना पड़ेगा। ये देखिए सेल नंबर 2 बना दिया हमने। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 मैक्सिमम। देखिए लिथियम बनाना होगा तो आपने 1 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिया, तो 3 होगा इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये लिथियम हो गया हमारे। अगर हमको जो बेरिलियम बनाना है उसके लिए ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, 4 हो गए इलेक्ट्रॉन। अगर हमको क्या बनाना होगा भाई, बोरॉन बनाना होगा तो 5 इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो ये हो जाएगा हमारा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो रहा है, देखो पहले सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन जब हमने डाला था तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया किसका, हाइड्रोजन का। लेकिन दूसरे सेल में भरने के लिए हमने क्या किया, जब 2 इलेक्ट्रॉन आए तो पहले ही सेल में हमने क्या कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन भर लिया। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला ध्यान रखना है, 2 8 8 2, ये याद रखिएगा। तो 2 पहले वाले में जब पूरी तरीके से भर गया तो अब तीसरा अगर आएगा तो तीसरा कहाँ आएगा, बाहर आएगा। तो हमने क्या कर लिया, पहले सेल में 2 भरा और अगले सेल में 1 भरा। ध्यान रखिएगा, इसको 1 और 2 नहीं कर देंगे, जब तक पिछला सेल कंप्लीट नहीं भरता है तब तक हम अगले में मूव नहीं करने वाले। 2 और 1 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमको 4 करना था तो 2 अंदर थे, फिर 2 और बाहर हमने कर दिए, तो हमारा क्या हो गया, 4। देखिए 4 हो गया ना। फिर हमारा वही प्रोसीजर, बोरॉन है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले सेल में हम 3 भर सकते हैं, 8 तक जा सकते हैं ना, तो 3 भर दिया। अगला हमको बनाना है कार्बन, तो अभी कितने हैं, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले में कितने हैं, 3 हैं, तो 1 और जोड़ देंगे तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन करने थे। तो पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाहर वाले में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, उसके बाद आगे देखें हम, अगर हमको इसी को क्या बनाना है, नाइट्रोजन बनाना है, तो हम 1 और इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ दें तो क्या हो जाएगा भाई, 7 हो जाएंगे। और 7 हुआ तो अंदर कितना, 2 और इसके बाहर कितना, 5। देखिए 7 है। 8 है ऑक्सीजन बनाना है हमको, तो हमने क्या कर दिया, बाहर वाले में 6 कर दिया और अंदर वाले में 2 कर दिया, 8 हो जाएंगे। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले में 6। वैसे ही फ्लोरीन करना है तो पहले सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा और अगले सेल में कितना हम डाल सकते हैं भाई, 2 ऑलरेडी डाल दिया है, 9 है, तो कितना बचा, 7। तो 7 हम यहाँ पे पूरा ऐड कर सकते हैं, तो 7 हो गया डायरेक्टली। वही हम बात करें नियॉन की, तो नियॉन का होगा तो कितना हो जाएगा, 2 और 8, क्योंकि 10 है, 2 और अगले में 8 तक हम भर सकते हैं, हमारे पास अवेलेबिलिटी है कि 8 तक हम भर सकें, तो 8 हो गया। अगर यहीं पे हम सोडियम थोड़ा कंपैरिजन करके देख लेते हैं, हमने ले लिया क्या, सोडियम। क्या ले लिया हमने, सोडियम। तो सोडियम का सिंबल क्या है हमारे पास, Na। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 11 के लिए क्या करेंगे हम, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर अगले में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तो अभी 10 ही हुआ ना, अभी 1 बच गया, तो 1 क्या करेंगे, उसके अगले वाले सेल में भरेंगे। देखिए अगला सेल कब इस्तेमाल किया हमने, जब उसका पिछला सेल पूरी तरीके से भर गया। बिना भरे आप कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको याद हो गया कैसे करना है। याद करने के लिए क्या है आपका, 2882, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, फिर ये 2 भर जाता तो उसके बाद वापस से 10 इधर भरा जाता, वो डी ब्लॉक जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, जब 20 के बाद की बात है वो अभी 20 तक ही रखते हैं काफ़ी। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे देख लिया कि लास्ट सेल में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल गई, उस हिसाब से
क्योंकि हमने जब 2 तक रखा था तो 2 ही हो गया, लेकिन 3 आया जब तो 2 और 1 में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये इसके लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं, कितना है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन फाउंड इन द आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो आखिरी सेल में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके पास तो एक ही सेल है, तो आखिरी सेल बोले या पहली सेल बोले, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। इसके पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, पहली सेल या आखिरी सेल यही है, और 2 के 2 ही हैं, तो लास्ट सेल है, और यहीं पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हो गए। इसके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 1। देखो अंदर वाले में 2 है, लेकिन लास्ट वाले सेल में 1 है। इसके लास्ट वाले सेल में 2 है, इसके लास्ट वाले सेल में 3 है, इसके लास्ट वाले सेल में 4 है, इसके लास्ट वाले सेल में 5 है, इसके लास्ट वाले सेल में 6 है, इसके लास्ट वाले सेल में 7 है, इसके लास्ट वाले सेल में 8 है, इसके लास्ट वाले सेल में 1 है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स देख सकते हैं, ठीक है। तो जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोल सकते हैं, द इलेक्ट्रॉन फाउंड इन द आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ, लिख देता हूं मैं इन शॉर्ट, क्या था भाई, इलेक्ट्रॉन फाउंड इन द आउटर मोस्ट शेल या ऑर्बिट, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन आखिरी सेल में पाए जाएंगे उसी को इसका हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। जैसे यहाँ देखें, 2 अंदर वाले में, 1 2 3 4 5 6 बाहर वाले में, तो 2 और 6 डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब क्या बना हुआ है, ऑक्सीजन बना हुआ, 8 है ना टोटल। तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 हैं, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोलेंगे। और वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 6 है, तो 6 हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी होती है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड एज वैलेंसी। वैलेंसी क्या है, यहां डिफाइन कर देते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। अब वैलेंसी क्या समझते हैं थोड़ा सा, देखिए कंबाइनिंग कैपेसिटी से क्या मतलब है यहाँ पे भाई। कंबाइनिंग कैपेसिटी का क्या मतलब हो गया कि ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट होगा वो किस तरीके से कितने एटम के साथ दूसरे मॉलिक्यूल के साथ या एटम के साथ कंबाइन हो रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसकी वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी भी आगे पढ़ेंगे, 2 तरीके की होती है, एक हमारी कोवैलेंसी है, दूसरी हमारे इलेक्ट्रोवैलेंसी है, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं वैलेंसी जो है वो क्या है भाई, कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी एलिमेंट की। अच्छा, ये कंबाइनिंग कैपेसिटी कैसे हमको पता चलेगी, लास्ट सेल को भरने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने या निकालने की आवश्यकता होती है उसी को हम इसकी वैलेंसी बोलते हैं। To fulfill the last cell, we need to add some electron or remove some electron. That is what the valency. जैसे हम बात करें, इसका लास्ट सेल भरने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ सकते हैं या 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो इसका लास्ट सेल कौन सा है, पहला वाला ही सेल है, और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है लास्ट सेल में। एक और जोड़ देंगे तो 2 का 2 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, इसकी वैलेंसी 1 है। क्या है, वैलेंसी 1 है, क्योंकि इसको फुलफिल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अच्छा, हीलियम की बात करें तो हीलियम के लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसका लास्ट सेल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन पे ही भर जाता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि इसको कोई भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता ही नहीं आखिरी सेल भरने के लिए। 2 चाहिए था, 2 ऑलरेडी अवेलेबल है। बट लिथियम की बात करें, लिथियम के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये बताइए, इसको अगर ये वाला दूसरा वाला सेल भरना होगा तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। और लेकिन अगर ये भी ये कर सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन अपना ये वाला अगर निकाल दे, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये क्या कर दे, निकाल दे। अगर ये इलेक्ट्रॉन ये रिमूव कर देगा तब भी इसकी लास्ट सेल अब ये हो जाएगी और ये भर जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, 7 निकालने से इजी है कि 7 ऐड करने से इजी है कि 1 निकाल देइए, और 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। वहीं ये क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा या 2 निकालेगा, 2 निकाल देगा। 2 निकाल देगा तो ये वाली सेल इसकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 2 हो जाएगी। ये क्या करेगा, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। 5 जोड़ने से आसान क्या है, 3 निकाल देना, इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बट यहां बात करें 4 है, अब तो 4 हो गया, तो 4 निकालेंगे तो ये वापस 2 पे आ जाएगा, या 4 जोड़ेंगे तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दोनों पॉसिबिलिटी है, तो इसकी वैलेंसी 4 ही होगी। सम टाइम ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, सम टाइम ये इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, लेकिन करता ऐसा कुछ नहीं है, ये शेयर कर लेता है। आगे पढ़ेंगे जब कोवैलेंसी, तब समझ में आएगा। आपके हिसाब से प्लस माइनस अगर माने तो निकाल भी सकता है और जोड़ भी सकता है अभी के लिए, ठीक है। इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। अब बताओ क्या इजी है, 5 निकालना या 3 जोड़ना। अब 3 जोड़ना इजी हो गया, तो उस बेसिस पे अब लास्ट सेल कौन सी ये भरेगा, अब ये अपनी दूसरी वाली सेल भरना स्टार्ट करेगा। ये 5 निकालने से इजी हो गया, क्या 3 जोड़ देना, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 3 हो जाएगी। इसको क्या चाहिए, 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसके लास्ट सेल में 7 है, 1 और चाहिए, इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। इसके लास्ट सेल में 8 का 8 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो पहले से ही लास्ट सेल भरा हुआ है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी,
0। क्या बताया? द इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड और the electrons required to fulfill the last cell or the electron we can remove to fulfill the last cell is called as valency। ठीक है, वही हमारी वैलेंसी होती है। अब ये क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा, साथ नहीं ना जोड़ेगा ये वाला भरने के लिए, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, उससे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि 4 जोड़ना या घटाना हो सकता है। अगर 5 हो गया तो अब तो ये 3 लेगा, और अगर लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये 3 देगा। 4 है तो 4 दे भी सकता है, ले भी सकता है। तो 4 से ज़्यादा वैलेंसी नहीं होती, और वैलेंसी पे कभी हम प्लस माइनस चार्ज नहीं दिखाते हैं, ध्यान रखिएगा। चार्ज के लिए हमारा अलग कॉन्सेप्ट है। अब बात आती है चार्ज कैसे निकालें। ये वैलेंसी वाला नंबर ही रखना आपको चार्ज में, कुछ और नहीं। देखिए मैं वही कॉपी कर दे रहा हूँ। यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, 0 है, यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ क्या है, 2 है, यहाँ क्या है, 3 है, यहाँ क्या है, 4 है, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1। यही है ना, यही है हमारा वैलेंसी। ठीक है, कॉपी कर दिया हमने। क्या करना है, चार्ज अगर निकालना है तो हमको ध्यान रखना है भाई, क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो प्लस चार्ज आता है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि व्हेनेवर वी विल ऐड द इलेक्ट्रॉन तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव वाला जोड़ेंगे तो क्या, कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव ही आएगा ना। जब भी हम इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो अगर हम उसी में से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे अगर इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें इसी नाइट्रोजन की बात कर ले, अब ये नाइट्रोजन क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है ना, और ऐड करता है, ऐड करने पे कौन सा चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है। इसका मतलब क्या होगा, इस नाइट्रोजन पे जो चार्ज आएगा -3 होगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ये ऐड करेगा, और ऐड करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा, माइनस आएगा। इसकी बात करें लिथियम की, लिथियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और रिमूव करने पे कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है। तो ये भी प्लस आ गया। ये भी क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, तो इस पर भी प्लस चार्ज आ गया। ये भी क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है तो प्लस चार्ज आ गया। ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है तो इस पर माइनस चार्ज आ गया। ये भी क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है तो इस पर माइनस चार्ज आ गया। और 0 है तो प्लस माइनस की बात ही नहीं आती है, 0 है तो प्लस रखो माइनस रखो, मतलब ही क्या बनता है। ये देखो, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, निकाल रहा है, और निकालेगा तो कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो सोडियम पे इसीलिए +1 चार्ज आता है। कार्बन पे प्लस और माइनस हम दोनों कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये जोड़ भी सकता है, निकाल भी सकता है। इट डिपेंड्स कि किस तरीके के एलिमेंट के साथ ये कंबाइंड हो रहा है, ये शेयर करता है, देखेंगे आगे कैसे। ये हाइड्रोजन जो है वो उसका अलग ही कंडीशन है भाई, वो प्लस चार्ज शो करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख लिया, 11 तक हमने कंसीडर कर लिया कि किस पे कितना चार्ज आता है। अब ये चार्ज हमने निकालना सीख लिया। देखिए, चार्ज के साथ साथ हमने क्या सीखा, वैलेंसी देखा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, एटॉमिक नंबर देखा। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी एक साथ क्लियर हो गई। ठीक है, लेकिन हमने जो इस्तेमाल करना है, किस चीज़ में, फाइंडिंग द प्रोडक्ट, वो कौन सा हमको इस्तेमाल करना है, मेनली वी हैव टू गो थ्रू दैट चार्जेस ओनली। हम चार्ज से ही इस्तेमाल करना सीखेंगे, कैसे हम आगे किस तरीके से प्रोसीड करने वाले हैं। अब ये चार्ज निकाल लेंगे हम, चार्ज निकालने भी आ गया, कैसे याद नहीं करेंगे तब भी चार्ज निकाल लेंगे। कैसे भाई, आपको एटॉमिक नंबर पता होगा, एटॉमिक नंबर से कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, कॉन्फ़िगरेशन से चार्ज निकल जाएगा, अपने आप निकल जाएगा, नॉर्मल सी बात है, अपने से निकल जाएगा। और चार्ज निकल जाएगा तो फिर उसके बाद हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सिंप्लीफिकेशन बच सकता है, उसके बाद हम प्रोडक्ट आसानी से निकाल लेंगे। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ, होपिंग दैट कि अब इसके बाद आप 11 तक मैंने आपको बता दिया है, आगे 20 तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। इफ़ यू आर नॉट एबल, आई विल प्रोवाइड अ फोटोग्राफ आफ्टर दैट वीडियो, कि इसमें लास्ट में कंटेंट में मैं आपको डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या है, अदरवाइज इट विल टेक टू मच टाइम। चलिए आगे बात करते हैं। तो हमने वैलेंसी जो है वो निकालना सीख लिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सीख लिया, हमने चार्ज निकालना सीख लिया। अब हमको प्रोडक्ट कैसे निकालना है वो बात हम कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए हम यहाँ देखें, हाउ टू फाइंड प्रोडक्ट, हमारी हेडिंग क्या है, हाउ टू फाइंड प्रोडक्ट। कैसे हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप्स क्या क्या है हमारे भाई, स्टेप्स टू फाइंड प्रोडक्ट। पहला स्टेप आता है क्या हमारा, आपको क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर का नॉलेज होना चाहिए। एटॉमिक नंबर अगर पता है आपको, तो आप आगे क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। आप सिखा दिया आपको कैसे करना है, 281, 28, 25 ऐसे जो किया हमने। ठीक है, तीसरा काम क्या करना है, आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे तो आसानी से आप चार्ज फाइंड आउट कर लेंगे। चार्ज फाइंड आउट कर लिया आपने पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। चौथा पॉइंट क्या आता है आपका, आपको आना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बड़ा ही सिंपल सा काम है, बस इसकी टोपी उसके सर वाला काम करना है। ठीक है, अभी सीख लेंगे क्या है।
पांचवा काम आया, अगर सिंप्लीफिकेशन के कोई चांसेस हैं तो हम उसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, अदरवाइज नो नीड। अगर वो पहले से ही सिंप्लीफाइड है तो वी डोंट नीड टू सिंप्लीफाई इट। ठीक है, अब देखते हैं क्या है भाई कि कैसे हम इस इक्वेशंस को, इस सारे स्टेप्स को इस्तेमाल करके कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। एक है हमारा क्या, रिएक्टेंट, और दूसरा जो इससे बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। अब आपने केमिकल रिएक्शन अगर चैप्टर पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा है क्या कि प्रोडक्ट निकालने के लिए हमारे पास कई सारे तरीके के रिएक्शंस होते हैं। पहला रिएक्शन आपने पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा पढ़ा होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा पढ़ा होगा आपने एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, चौथा आपने पढ़ा होगा फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट में आपने पढ़ा होगा न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन, फिर आपने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, कई सारे टाइप के रिएक्शन पढ़े। ठीक है, चलिए तो हम रिएक्टेंट की बात करते हैं। जैसे हम एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जनरली क्या होता है, दो रिएक्टेंट जो होते हैं आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बना लेते हैं, एक प्रोडक्ट बना लेते हैं। ठीक है, कंबाइन हो गया इसीलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला हमने। देखो क्या है, जैसे हमने एग्जाम्पल में ले लिया, यहाँ पे एक रिएक्शन करके देखते हैं। मान लिया हमने ऐड करना है क्या, H2 + O2। हाइड्रोजन का रिएक्शन किससे कराना है, ऑक्सीजन से। अब ये भी बात आती है कि H2 और O2 क्यों लिया जाता है रिएक्टेंट में, तो इसके लिए एक वीडियो आपको मैंने स्टार्टिंग में बनाया है, एटम मॉलिक्यूल एलिमेंट कंपाउंड आयन, तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, अगर आपको वो भी देखना है तो देख सकते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों जब आपस में कंबाइन होते हैं तो किस रेशियो में कंबाइन होंगे, क्या H2O2 बनेगा या HO2 बनेगा या O2H बनेगा, क्या बनेगा। हम तो ऐसे जनरली जानते हैं कि वाटर बनेगा, H2O बन जाता है, लेकिन वो H2O कैसे आया, कहाँ से आया, तो उसके लिए आपने क्लास 9th में एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल, जिसमें आपने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा था। पहला लॉ क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, जो कि बैलेंसिंग के बारे में बताता है। इसके बाद वाले वीडियो में हम बैलेंसिंग की ही बात करेंगे, बैलेंसिंग के बारे में बताता है। फिर इसके बाद आपका दूसरा लॉ है डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो वही बताएगा आपको कि किस तरीके से एलिमेंट कंबाइन होंगे, यही प्रोसेस है डेफिनेट प्रोपोर्शन में। फिर उसके बाद मल्टीपल प्रोपोर्शन आता है, वो आगे देखेंगे कभी। ठीक है, तो डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है वो क्या बोलता है भाई कि एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है, और वो फिक्स रेशियो जो है वो सिंप्लीफाइड होना चाहिए। देखो कैसे होगा, मान लेते हैं हाइड्रोजन की बात की हमने, हमको स्टेप वाइज काम करना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, सभी लोग जानते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हमने डिस्ट्रीब्यूशन करना है, क्या करना है, इसी को हमने क्या हो गया 1 डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और चार्ज क्या आ जाएगा, इसीलिए +1 हाइड्रोजन पे आता, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, याद हो चुका आपको, 8 होगा, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 and 6। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और अगले सेल में 8 हम भर सकते हैं, लेकिन 6 बचा तो 6 रख दिया हमने। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, तो वैलेंसी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, तो चार्ज कौन सा आएगा, -2 चार्ज आएगा। अब -2 चार्ज आया, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, क्या कर दिया, ऑक्सीजन पे जो चार्ज था -2, ये चार्ज इधर आ गया 2, और हाइड्रोजन पे 1 चार्ज था, वो चार्ज आ गया इधर। सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। तो मतलब क्या, हाइड्रोजन कितना चाहिए होगा 2, और ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा 1। तो हमारा जो रिएक्शन बनेगा उसमें जो इक्वेशन में प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, H2O आ जाएगा। बस यही करना है, कुछ नहीं। नेक्स्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं कार्बन के साथ हम रिएक्शन करा देते हैं ऑक्सीजन की, कार्बन के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन करा देते हैं। देखो कैसे होगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, वी ऑल आर नोइंग दैट 6 होता है, तो 2 and 4 हो जाएगा। लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी कितनी हो गई 4, चार्ज कितना हो जाएगा +या -4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके साथ क्या जोड़ना है आपको, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे अभी आपने निकाला है, चार्ज कितना होता है, -2 होता है, देख लिया है पहले। अब आपको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका चार्ज इधर, इसका चार्ज इधर भेज दीजिए। तो ये 2 था तो 2 कार्बन के साइड, ये 4 था तो 4 ऑक्सीजन के साइड आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसकी टोपी उसके साइड। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, चटकने के बाद क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो मतलब कार्बन कितना चाहिए, 1 चाहिए, और ऑक्सीजन कितना चाहिए, 2 चाहिए। क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम देख ले, मान लेते हैं हमने रिएक्शन कराया नाइट्रोजन का किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। नाइट्रोजन का किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन देखिए डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो एटम एंड मॉलिक्यूल, जो एटम मॉलिक्यूल एलिमेंट कंपाउंड आपको पढ़ाया हुआ है उसमें आपको मिल जाएगा उस वीडियो में। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो आपस में कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे, क्या N2H2 बनाएंगे, या NH4 बनाएंगे, या N2H बनाएंगे, क्या बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, हमको ये प्रोसीजर पे ही जाना पड़ेगा। क्या प्रोसीजर है हमारा, तो हमने देखा क्या, यहाँ पे निकालने के लिए हमारे पास प्रोसीजर है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा 2,5 होगा। वही हम बात करें हाइड्रोजन, तो हमने पहले चार्ज निकाल रखा है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, क्या आता है चार्ज -1। इसके लास्ट सेल में क्या है भाई 5 इलेक्ट्रॉन है। अब 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये 5 रिमूव तो करेगा नहीं,
अब 3 ऐड करेगा और 3 ऐड करेगा तो चार्ज क्या आएगा, -3 आएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, हाइड्रोजन कितना चाहिए 3 और नाइट्रोजन कितना चाहिए 1, ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है तो क्या बन गया ये N1 और H कितना 3, तो क्या हो गया प्रोडक्ट हमारा NH3 हो गया। ऐसे ही रिएक्शन करनी है और कुछ करना ही नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। जैसे हमने मान लिया और कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं, मान लिया हमने कार्बन के साथ किसको जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन को, तो क्या ये CH2 बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, CH4 बन जाएगा, C2H बनेगा, क्या बनेगा, तो उसके लिए हमारे पास फिर से फॉर्मूला, कार्बन जो है पहले हम एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं, कार्बन का कितना है 6 है, अगला काम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या किया 2 and 4, लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है चार्ज, तो चार्ज क्या आ जाएगा प्लस और -4, क्या हो गया चार्ज आ गया 4, साथ में किसको जोड़ना है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हम कब से देखते हैं इस पर चार्ज कितना होता है +1, तो इसकी टोपी इसके सर ये 1 और ये 4, मतलब कार्बन 1 होगा और हाइड्रोजन कितना होगा 4 होगा, तो रिजल्ट हमारा क्या बन गया CH4 बन गया। ऐसे ये देखो सबके सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, 2 चीज़ें जुड़ रही हैं और एक बन रहा है, ठीक है। बैलेंसिंग हम अगले वीडियो में ज़रूर समझेंगे कि कैसे इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा प्रोसीजर कि किस तरीके से जो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसमें जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हम करते हैं। ये क्या है भाई, ये सब जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, कोई हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है और एक जो है वो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कंबाइन होकर बन रहा है, इसीलिए क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो प्रोडक्ट निकालना लिटिल बिट होप सो आपको कुछ न कुछ आने लग गया, ठीक है। और भी अगर रिएक्शन करना चाहें तो हम बहुत सारे रिएक्शन हैं जो कि कर सकते हैं। जैसे हम मान लें यहाँ रिएक्शन कराना चाहें, हमने रिएक्शन करा लिया Mg+O2, मैग्नीशियम का रिएक्शन करा देते हैं किससे, ऑक्सीजन से, क्या बनने वाला है देखिए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, वहीं से स्टार्ट करेंगे, एटॉमिक नंबर कितना है 12, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा 282, यही होगा। लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज क्या आ जाएगा 2 निकालेगा, इसीलिए +2 आ जाएगा। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, तो ऑक्सीजन देखिए कहीं निकाला था हमने, यहाँ पे यहाँ देखिए -2 है, तो ऑक्सीजन पे चार्ज यहाँ डायरेक्ट -2 लिख दे रहा हूँ मैं। ऐसे ही जब इक्वेशन करते रहेंगे ना तो चार्ज डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा, तो आपको इसके बाद बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सिंप्लीफिकेशन करना होगा, एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं करना होगा, आपको डायरेक्ट चार्ज याद हो जाएगा और डायरेक्टली आप आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो +2 -2, अब क्या करना है, इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर, भेज दीजिए दोनों अपोजिट साइड में। ये सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, बिल्कुल, वी कैन कट इट आउट, आफ्टर ऑल दिस चटका चटकी वी विल गेट 1 and 1, दैट मीन्स मैग्नीशियम 1 और ऑक्सीजन भी 1, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे MgO, कहीं 2 3 वाली बात ही नहीं है, ठीक है। दिस इज व्हाट हैपनिंग इन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इस तरीके से हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और भी रिएक्शंस हैं जिसमें क्या होता है, पॉली एटॉमिक आयन का फॉर्मेशन होता है, 2 या 2 से ज़्यादा आयन जब होंगे एक साथ तो उनका रिएक्शन कैसे होता है, अब हम इसके बाद देख लेते हैं अभी, ठीक है। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड विद द पॉलीएटॉमिक आयन। सो बेसिकली जो पॉलीएटॉमिक आयन्स हैं उस पर क्या है, अलग अलग तरीके से चार्जेस हमको दिखने वाले हैं। देखिए क्या है, हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं क्या, पॉलीएटॉमिक आयन्स, ठीक है। ये भी सेम आपको वही एलिमेंट, कंपाउंड, एटम, मॉलिक्यूल, आयन वाले में मिल जाएगा। पॉलीएटॉमिक आयन जो है वो बेसिकली क्या होते हैं, जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम एक साथ प्रेजेंट हो और उनके ऊपर कोई चार्ज अवेलेबल हो तो उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, पॉलीएटॉमिक आयन का नाम देंगे। 2 या 2 से ज़्यादा एटम हैं अलग तरीके के और उनके ऊपर चार्ज अवेलेबल है तो हम क्या बोलेंगे उसको, पॉलीएटॉमिक आयन। जैसे हम बात करें यहाँ पॉलीएटॉमिक आयन्स की, तो पहला हमारे पास आ गया, मान लेते हैं हम बात करते हैं +1 चार्ज वाला। कौन सा है +1 चार्ज वाला, एक है हमारे पास कौन सा, NH4, तो NH4 पे कितना चार्ज होता है, +1 जनरली होता है, ठीक है। कितना चार्ज होता है NH4 पे, +1 होता है। वहीं हम बात करें -1 चार्ज वाले कौन से हैं, तो हमारा जो OH है इस पे -1 चार्ज होता है। हम बात कर सकते हैं HCO3 जो है इस पे भी -1 चार्ज होता है। नेक्स्ट और क्या हम ले सकते हैं यहाँ पे, NO3 जो है इस पे भी क्या होता है, 1 चार्ज होता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पे चार्ज कितना आता है भाई, -1 होता है। ये बात याद कर लीजिएगा एग्जैक्टली। अगर हम यहाँ थोड़ा कंपैरिजन करने की कोशिश करें, ऑक्सीजन पे 2 होता है, H पे +1 होता है, तो -2 और +1 कितना होगा, -1 ही होगा ना, क्लियर। यहीं NH4 की बात करें, नाइट्रोजन पे -3 चार्ज होता है और 4 हमने प्लस वाला जोड़ दिया तो -3 और +4 का रिजल्ट क्या आएगा, +1 आएगा। उसी तरीके से निकालते हैं, बट निकालिए मत, आप याद रखिए कि ये अगर किसी भी रिएक्शन में एक साथ अवेलेबल है ना तो ये टूटेंगे तो उसी तरीके से नेक्स्ट वाले में जाएंगे, ठीक है। तो हम ये सब जो पॉलीएटॉमिक आयन है बेसिकली हमको ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तो ऐसे हेल्प नहीं करते हैं बेसिकली, लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शन जब हम करेंगे या डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे तो वहाँ पर हमको ये यूजफुल रहेंगे, क्योंकि ये एज इट इज़ वो प्रोडक्ट में चले जाते हैं, ठीक है, किसी न किसी के साथ कंबाइन हो जाते हैं जस्ट के तस, ठीक है। चलिए यहाँ तक की बात हो गई। इसके बाद देखें हम, इसके बाद आता है हमारा -2 चार्ज वाला, देख लें। जैसे कार्बोनेट ले लें CO3,
इस पे -2 चार्ज होता है। SO4 ले लें सल्फेट, ये भी -2 चार्ज होता है। SO3 ले लें सल्फाइड, ये भी क्या है -2 चार्ज वाला है। तो ये सब के सब क्या है -2 चार्ज वाला। -3 वाला एक हम ले लेते हैं, कौन सा, PO4, ये कितना चार्ज होता है इस पे -3 चार्ज होता है। तो ये कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस हैं जिनको आपको याद कर लेना है। इनके नाम अगर मैं लिख दूं तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, ये क्या है हमारा अमोनियम आयन, क्या नाम है इसका, अमोनियम आयन, ठीक है। इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये क्या है, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोलते हैं, ठीक है। बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। NO3 जो है ये नाइट्रिक एसिड से निकलता है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेट आयन, ठीक है। ये क्या है, कार्बोनेट आयन, ठीक है। ये क्या है, सल्फेट आयन, ठीक है। अगर कैल्शियम इससे जोड़ दें तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, मैग्नीशियम जोड़ दें तो मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा, इससे जैसे कैल्शियम जोड़ दें तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, आयरन जोड़ दें तो आयरन कार्बोनेट, इसी तरीके से ये बनते हैं। ये क्या है भाई, इट इज़ व्हाट, सल्फाइड, ठीक है। ये क्या है भाई, दैट इज़ व्हाट, फॉस्फेट, ठीक है। ये नाम भी मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि अगर नेम्ड रिएक्शन आ गया, क्या हो गया भाई, नाम लिख करके आ गया कि रिएक्शन करके दिखाइए कि अमोनियम सल्फेट है तो NH4 के साथ क्या जोड़ना होगा आपको, सल्फेट SO4 जोड़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अमोनियम और सल्फेट यहीं से दिख जाएगा, दोनों कैसे जोड़ना है, तो फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा वहाँ के लिए भी, इसीलिए यहाँ पे नाम लिख दिया। तो ये याद जरूर कर लीजिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो हमने पढ़ा अभी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात आती है क्या, थोड़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वगैरह ऐसे देखते हैं जिसमें ये सारी प्रोसेसेस चलते हैं एक साथ, ये सब ऐसे के तैसे चले जाते हैं। जैसे हमने बात की कि हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं किसी मेटल का, जैसे मेटल नॉन मेटल जो चैप्टर है वो ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, देख लीजिएगा प्लेलिस्ट का पूरा। तो मेटल जब भी रिएक्ट करता है, वेन एवर द मेटल रिएक्ट विद वाटर, तो क्या बनता है भाई, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनता है, हमने बात की है। बट कहीं कहीं स्टीम से होता है, हॉट वाटर से होता है, तो स्टीम से जहाँ होता है वहाँ ऑक्साइड बन जाता है, लेकिन ज़्यादातर क्या बनता है, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। देखिए क्या है, कैसे होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कभी भी होता है ना, तो कोई ना कोई गैस जो होती है उसको आप रिलीज करा दीजिए, तो वो अगर गैस निकलने लायक है उसको रिलीज करा दीजिए, वही पूरा डिकम्पोजिशन हो जाएगा। कहीं कार्बन डाइऑक्साइड निकलने वाला होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। देखिए क्या, कोई मेटल हमने ले लिया, मान लिया कि हमने यहाँ पे ले लिया है कौन सा, सोडियम ले लिया, कौन सा ले लिया है मेटल, हमने सोडियम नाम का एक मेटल ले लिया। इसको रिएक्शन करा देते हैं हम किसके साथ, H2O के साथ। एक बात याद रखिएगा, H2O जो है वो एक न्यूट्रल कंपाउंड है, वाटर कैसा है, न्यूट्रल कंपाउंड है, और ये जब भी ब्रेक होगा ना, दो चीज में ब्रेक होगा, एक किस में, H+ और दूसरा किस में, OH- में ब्रेक होगा। एक H+ और दूसरा OH- में ब्रेक होगा, ऑलवेज यही होगा। H+ आयन डोनेट करने की पावर किसके पास होती है, जिसके पास भी H+ आयन डोनेट करने की पावर होती है उसको हम एसिड बोलते हैं, और जिसके पास OH आयन डोनेट करने की पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो ये एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी साथ में रखता है, तो दोनों प्रॉपर्टी कैंसिल आउट हो जाती है, इसीलिए ये क्या है, न्यूट्रल है। तो कहीं भी वाटर दिखे तो आप आसानी से आंख बंद करके एकदम करना है, H+ और OH- में उसको ब्रेक कर दीजिए, पहला काम वो ब्रेक हो गया, ठीक है। अब हमारा जो प्रोसीजर है उस पर चले आते हैं। हमारा प्रोसीजर क्या था भाई, कि सोडियम पे यहीं देख लेते हैं, अच्छा कहाँ देखें, यहाँ देख लेते हैं। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है भाई, 11 है, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 281 हो जाएगा। लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या आ गया, +1। अब बताइए सोडियम पे अगर +1 चार्ज है, यहाँ पे हमने निकाल लिया, तो चार्ज क्या आ गया सोडियम पे, +1। अच्छा, प्लस के पास कौन जाएगा रिएक्ट करने, माइनस वाला या प्लस वाला। इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है भाई, कि माइनस के पास प्लस वाला जाएगा या प्लस के पास माइनस। ये हाइड्रोजन तो इसके पास जाने से रहा, कौन जाएगा, ये OH इससे रिएक्ट करने पहुंच जाएगा, और OH जब इससे रिएक्ट कराएगा, OH जब इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनने वाला है, बनेगा क्या, NaOH, क्योंकि Na पे +1 चार्ज, OH पे भी 1 चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 1 दोनों पे, मतलब Na भी 1 और OH भी 1 होगा, और हाइड्रोजन गैस हमारी जो होगी वो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। बैलेंसिंग हम आगे पढ़ेंगे। चलिए मान लेते हैं यहीं पे हमने लिया होता, क्या हमने ले लिया है, मान लेते हैं मैग्नीशियम, इसका रिएक्शन करा देते हैं हम वाटर से। अब हमने बात की कि जब भी वाटर से रिएक्शन होगा तो वाटर को तो हमेशा आंख बंद करके काम क्या करना है, H+ OH- में तोड़ देना है। ये देखिए ब्रेक हो गया किसमें, H+ में, और OH- में। किसमें ब्रेक हो गया है, H+ में और OH- में। मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है भाई, 12 है, सिंपल एकदम 12 है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 282। नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमको, ठीक है, 282। तो 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो चार्ज क्या आएगा, +2 आएगा। अब सिंपल सी बात है कि चार्ज जो आया है वो +2 आया, कौन जाएगा इसके पास रिएक्ट करने, माइनस वाला जाएगा।
देखिए ये माइनस वाला पहुंच गया। अब बात करते हैं मैग्नीशियम पे कितना चार्ज है, +2, और OH पे कितना चार्ज है, OH पे हमने देखा है क्या है, -1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन Mg कितना चाहिए, 1, OH कितना चाहिए, 2। तो मैग्नीशियम के साथ OH साथ में गया, पॉली एटॉमिक आयन है, तो जब भी पॉली एटॉमिक आयन प्रोडक्ट में जाएगा तो अगर उसको डबल करना है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, दोनों को ट्वाइस, क्योंकि OH दोनों साथ में डबल होंगे और साथ में डबल होंगे तो हमको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। इसमें से कोई भी पॉली एटॉमिक आयन अगर प्रोडक्ट में आता है और उसको हमको 2 अगर इस तरीके से चार्ज आता है उस पर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ब्रैकेट लगा करके ही उसका ट्वाइस बनाना पड़ेगा। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, यहाँ क्या बना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ क्या बना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। देखिए क्या बन रहा है, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ये सोडियम का हाइड्रोक्साइड बना है, ये किसका बना है, मैग्नीशियम का। वैसे ही हम पोटेशियम से कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो सकता है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं मेटल रिएक्ट विद, यहाँ पे कर लेते हैं मेटल रिएक्ट विद एसिड का भी, ठीक है। नाउ वी आर कंसिडरिंग मेटल रिएक्ट विद एसिड। देखिए क्या है, कोई भी मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो ये क्या बना लेता है, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है। थोड़ा थोड़ा हम मेटल नॉन मेटल वाला टॉपिक भी लेके चलते हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट आ रहा है वो तो देख ही रहे हैं। मेटल हमने ले लिया, मान लीजिए कोई हमने ले लिया, यहाँ पे ले लिया हमने मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को हम रिएक्ट करा देते हैं किसी एसिड से। एसिड हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा है H2SO4, HNO3, HCl, यही तीनों हम जनरली यूज़ करते हैं एज अ एसिड। तो हमने मान लिया यहाँ पे रिएक्ट करा दिया हमने किसको, HCl को, HCl को रिएक्ट कराया। तो HCl जब भी रिएक्ट करेगा क्या हो जाएगा, H+ और Cl- में टूटेगा। मैंने अभी आपको बताया है कि एसिड की प्रॉपर्टी होती है H+ आयन देने की। तो ये जब भी ब्रेक होगा किस में ब्रेक होगा, H+ और Cl- में। मैग्नीशियम अभी हमने चार्ज निकाल के देखा हुआ था, कितना आता है, +2। कैसे, 2a2 जो है डिस्ट्रीब्यूशन था, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, +2 चार्ज आएगा। अब ये Cl इससे जाके रिएक्ट करेगा, सिंपल सी बात है। और मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है और इस पे -1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इधर और 1 इधर, मैग्नीशियम 1 और क्लोरीन 2, तो क्या बन जाने वाला है, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। अगर यहीं Mg की जगह K होता, मान लेते हैं K के साथ हमने रिएक्शन करा दिया किसका, HCl का, तो K के साथ जब भी HCl रिएक्ट करेगा क्या बनने वाला है भाई, ये Cl पे -1 चार्ज, K पे +1 चार्ज होता है, K पे कितना चार्ज है, +1, तो डायरेक्ट KCl बनेगा, क्योंकि +1 -1 बराबर है, तो कुछ डबल ट्रिपल करने की जरूरत नहीं है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। वहीं हमने 2 HCl से देख लिया, H2SO4 का देख लेते हैं। मान लेते हैं हमने रिएक्शन करा दिया, मान लेते हैं हमने आयरन ले लिया है, आयरन का रिएक्शन करा दिया हमने कॉपर सल्फेट से, ब्लू विट्रॉल भी इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट को, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट जो है, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा पॉली एटॉमिक आयन में सल्फेट, तो सल्फेट एज इट इज यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, हमने देखा हुआ है -2 चार्ज होता है, तो इस पे चार्ज कितना आ गया, -2, ठीक है। और आयरन पे चार्ज कितना होता है, +2 +3 दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे +2 ये शो कर रहा है, ठीक है। +2 शो किया तो क्या हो जाएगा, ये इसके पास पहुंच जाएगा। अब सिंपल सी बात है, 2 चार्ज हैं तो किसी का ट्वाइस नहीं होगा, दोनों क्या हो जाएंगे, चटक जाएंगे आपस में, क्या हो जाएगा, FeSO4 जनरली हो जाएगा। अगर 2 हमको करना होता तो यहाँ पे ट्वाइस हमको लगाना पड़ता है, ठीक है। FeSO4 प्लस H2 गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। अगर यहाँ देखें हम तो यहाँ पे क्या हुआ है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है ये कौन सी है, ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। यहाँ एसिड का हमने इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। वही हम मान ले यही रिएक्शन अगर कुछ और होती है हमारे पास, यही होती Fe + H2SO4 होती, तो एसिड से भी रिएक्शन मान सकते हैं और यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रही है, दोनों हो रहा है। देखिए कैसे, क्योंकि ये एसिड है ये मेटल है, तो रिएक्शन हो रही है मेटल और एसिड की। दूसरा यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट होगा, देखिए हाइड्रोजन को क्या है, डिस्प्लेस कर देगा आयरन अपनी जगह से, क्या करेगा, SO4 इस Fe के पास चला जाएगा, ठीक है। तो वही वाली रिएक्शन क्या हो जाएगी, FeSO4 हो जाएगा और हाइड्रोजन जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। यहाँ देखिए हाइड्रोजन नहीं होगा, सॉरी, यहाँ क्या था, कॉपर था ना, तो कॉपर रिलीज होगा ना, सिंपल सी बात है। हाइड्रोजन कहाँ से आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट का है, कॉपर यहाँ रिलीज हो जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन हुआ है, देखिए सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। यही काम करना है बस, और कुछ नहीं। ये पॉली एटॉमिक आयन याद रखना है आपको, ठीक है। यही मान लीजिए नाइट्रिक वाला कर लेते हैं हम। चलिए अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम से HNO3 को रिएक्ट करा देते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम व्हेनेवर रिएक्ट विद HNO3, ये HNO3 जो है वो नाइट्रिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड कभी भी ब्रेक होगा ये -1 चार्ज लेके आता है। देखिए नाइट्रिक एसिड क्या है, नाइट्रेट इसका निकलेगा -1 चार्ज, इस पे क्या आ जाएगा, +1 चार्ज। मैग्नीशियम कब से निकालते आ रहे हैं हम, कितना चार्ज होता है, +2 होता है। अब सिंपल सी बात है, ये माइनस वाला इसके पास जाएगा। अब मैग्नीशियम पे चार्ज कितना है भाई, मैग्नीशियम पे चार्ज है +2 और नाइट्रेट पे चार्ज कितना है, -1, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, नाइट्रेट कितना चाहिए 2 और मैग्नीशियम कितना चाहिए 1, तो क्या बनेगा, Mg तो बनेगा, लेकिन NO3 कितनी बार चाहिए, 2 बार चाहिए, तो NO3 का होल ट्वाइस बनेगा, ठीक है। प्लस साथ में क्या रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। दिस इज हैपनिंग। ये भी क्या हो गया, मेटल रिएक्ट विद एसिड हो गया,
ठीक है, या हम डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि वो मेटल को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है अपनी जगह से। ठीक है, तो इसी तरीके से सारे रिएक्शन होने वाले। मान लेते हैं कार्बोनेट का कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने ले लिया, मान लेते हैं हमारे पास आ गया ले लेते हैं हम MgCO3। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 है, Mg+2 CO3 पे -2 तो बराबर रहेगा, सीधे सीधे रहेगा। इसका रिएक्शन हमने करा दिया कैल्शियम से। कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। रिएक्टिव केमिकल सीरीज जो है वो आपको याद करने का तरीका वो भी मैंने मेटल नॉन मेटल में पढ़ाया हुआ है, वो वहाँ से देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। कैल्शियम जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो ये मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर देगा अपनी जगह से। इस पर कितना चार्ज होता है, +2, और CO3 पे कितना चार्ज है, यहाँ देखिए -2 चार्ज है, तो यहाँ से क्या हो गया -2 चार्ज। ये किससे जाके रिएक्ट करेगा, कैल्शियम। कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है, देखिए अभी निकाल लेते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 20, डिस्ट्रीब्यूशन 2882, लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इसका मतलब कौन सा चार्ज, +2 चार्ज आएगा। तो इस पर भी क्या आ गया, +2 चार्ज। अब +2 के साथ -2 जब रिएक्ट करेगा तो चटका चटकी हो जाएगी, चटका चटकी 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कैल्शियम के बाद कार्बोनेट भी कितना होगा, 1 होगा, कहीं ट्वाइस थ्राइस की जरूरत नहीं है। और Mg जो होगा वो बेचारा अकेला कहाँ अलग निकल लेगा। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ही हम जो है वो प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट हाउ टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। हमने वैलेंसी भी पढ़ा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी पढ़ा, हमने चार्ज निकालना भी पढ़ लिया, हमने पॉली एटॉमिक आयन के बारे में पढ़ा, पॉली एटॉमिक आयन कैसे होता है, हमने थोड़ा सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन पढ़ा, मेटल रिएक्ट विद एसिड पढ़ा, और हमने क्या पढ़ लिया, कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ लिया। दिस मच वी ऑल हैव स्टडीड, और इसी तरीके से रिएक्शंस जो है हम फॉलो करके कर सकते हैं। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट, अगर कोई क्वेश्चन है आपके, किसी भी तरीके का आपको प्रॉब्लम है, कोई भी केमिकल रिएक्शन के इक्वेशन आपको सॉल्व करने नहीं आ रहे हैं, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड। अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। माय नेम इज शुभम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।